क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो पहले के जो आदि मानव थे, पहले के जो मानव थे वो लोग जंगलों में रहते थे, क्योंकि उनका कोई निवास स्थान नहीं था। पशुपालन से तात्पर्य है वो लोग जंगलों में रह करके पशुपालन करते थे और चारागाह युग से संबंधित है उनको खिलाने पिलाने के लिए अपनी व्यवस्था करते थे, तथा उनसे प्राप्त जो दूध था भोजन के रूप में प्रयोग करते थे और जो बैल थे उनसे खेती करने का काम करते थे। इसके साथ साथ जो भेड़ बकरियां इत्यादि का पालन करते थे उनसे प्राप्त जो ऊन थे, उनके बाल जो थे उससे वस्त्र बनाते थे, जिससे तन ढकने के लिए सुविधा होती थी। पशुपालन में लोग एक जब जंगलों में रहते थे तो एक ही स्थान पर रह करके अपना जीवन व्यतीत नहीं करते थे। वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमते रहते थे, यानी कि उनका जो जीवन था वह भ्रमणशील था। इनकी विशेषता है कि जो इनका व्यवसाय था वह पशुओं को पालना, उनको बेचना, उनसे प्राप्त दूध का विक्रय करना। तो इस तरह बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। दूध का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे, जो जानवरों से प्राप्त होता था, गाय भैंस से, और जंगलों से कंदमूल फल तथा पेड़ पौधों से जो फल होते थे उनको खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वस्त्र से तात्पर्य है कि जो भेड़ बकरियों का वो लोग पालन करते थे उन्हीं के बालों से वस्त्र का निर्माण करते थे और अपने तन ढकने के लिए उसका प्रयोग करते थे। मकान रहने के लिए उनके पास नहीं था, वो लोग गुफाओं में या कहीं पेड़ या टहनियों पर रह करके गुफाओं में रह करके अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। आत्मनिर्भरता का युग, पशुपालन का युग जब से शुरू हुआ तो पहले के जो मानव थे वह आत्मनिर्भर होने लगे, एक दूसरे पर निर्भर होने लगे, क्योंकि एक दूसरे की आवश्यकता पड़ने लगी। तो लोग समूहों में जब एक दूसरे की आवश्यकता पड़ी तो लोग इकट्ठा हो करके एक समूहों में रहते थे, एक कबीले के रूप में या कबीला बना करके या एक गुफा बना करके वहां पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। संपत्ति, पहले के मानव के पास कोई रुपए पैसे की संपत्ति नहीं थी, उनके पास उनका पशुपालन ही उनकी संपत्ति थी, उनके जानवर ही उनकी संपत्ति थे, उन्हीं को पालते थे और उन्हीं को बेच करके अपना जीवन यापन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कर लेते थे। दास प्रथा का जन्म, और दास प्रथा का जन्म इसी पशुपालन तथा चारागाह युग में शुरू हुआ। दास प्रथा जो थी, जो बड़े व्यक्ति थे जब कबीलों में बट करके समूहों में रहने लगते थे, गुफाओं में रहते थे, तो जिस कबीले के लोग या समूह के लोग दूसरे वाले समूह से अगर मजबूत रहते थे तो उनको उस कबीले से भगा करके वह अपने नियंत्रण में कर लेते थे और उन्हें भगा देते थे। तब वो लोग जा करके कहीं और अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी तरह से वहाँ दास प्रथा का प्रचलन था। बड़े लोग छोटे लोगों को काम करवाते थे तथा उन्हें परेशान करते थे। इससे वो लोग क्या करते थे, उस स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और ये दास प्रथा का जो
जन्म हुआ पशुपालन तथा चारागाही। तीसरा है कृषि युग। कृषि युग में पहले के जो मानव थे वह जानवरों का पालन करके उनसे खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। इस युग में तो लोग भोजन, वस्त्र, निवास और पूंजी, भोजन तो लोग गाय, भैंस, बकरी इत्यादि से दूध तथा कंदमूल, फल या पेड़ पौधों से जो फल थे उसको खा करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वस्त्र है, पेड़ बकरियों से जो वस्त्र होते थे, बाल होते थे, उनसे वस्त्र बना करके तन ढकते थे। रहने के लिए जो उनका निवास स्थान था वह छोटे छोटे कबीले या पेड़ पौधे के नीचे या अन्य गुफाओं में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। पूंजी के रूप में उनके पास कोई संपत्ति नहीं रहती थी। जो उनका पशुपालन, जो उनका जानवर था वही उनकी पूंजी थी। उसी से बेच करके जो अपना धन कमाते थे या अनाज उगाते थे वही लोग जुताई करके खेत की। इसके साथ साथ जब उनके पास भोजन, वस्त्र, निवास और पूंजी की व्यवस्था होने लगी तो लोग गांव की ओर बढ़ने लगे। उसी समय जब व्यक्ति समूहों में रहना शुरू किए तो उसी समय गांव का उदय हुआ। नहीं तो पहले के समय में लोगों के पास रहने के लिए सामूहिक रूप से गांव नहीं थे। तो कृषि युग में ही गांव का निर्माण हुआ, जहां पर लोग रह करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समूह में रह करके लोग एक दूसरे की जो आत्मनिर्भरता थी या आवश्यकता थी उसको पूरा करने लगे। इसी के साथ साथ श्रमिक वर्ग का जन्म भी हुआ। कृषि युग में जो श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ था इसमें लोग जब समूहों में रहने लगे थे एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, इसी युग में श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ और इसमें लोग वस्तु विनिमय किए, एक दूसरे की सहायता से खेती भी करना शुरू किए, पशुपालन किए, जिनको बेच करके अपना व्यवसायिक रूप से संपत्ति अर्जित करते थे। इसके साथ साथ मूर्तियाँ, जो हाथों से मूर्तियाँ या अन्य प्रकार की वस्तुएं बना करके लोग पैसा कमाते थे। इसी के साथ साथ सामंतशाही का भी जन्म हुआ। सामंतशाही में क्या है कि जब दूसरे देश के लोग, बड़े कबीले के लोग जो छोटे कबीलों पर अपना दबाव डालते थे, वहाँ पर सामंतशाही का मतलब है छोटे व्यक्तियों को बड़े व्यक्ति जब उन्हें दबा कर रखते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, तो वहाँ पर सामंतशाही का जन्म होता है। तो पहले के समय में भी जैसे आज होता है उसी तरह पहले के समय में सामंतशाही का जन्म हुआ था। जब बड़े कबीले में लोग अधिक मात्रा में एक समूह में रहते थे तो छोटे समूह में जो लोग रहते थे अन्य स्थानों पर उनको उस स्थान से भगा करके और उस कबीलों को अपने नियंत्रण में करके उस पर अपना अधिकार जमाते थे। आर्थिक दशा में सुधार। कृषि युग से ही लोगों में जो आर्थिक दशाएं थी धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ। सुधार इस तरह से हुआ जैसे लोग जानवरों को जब पाल करके उनका व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने लगे, उसके बाद उन्हें जब लकड़ियाँ जो जंगलों में होती थी उसको बेच करके पैसे इकट्ठा करके, किसी के पास वस्तु होती थी किसी के पास नहीं होती थी, वो बेच करके अपनी एक दूसरे व्यक्ति से मिल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। वस्तु विनिमय का जन्म। कृषि युग में ही वस्तु विनिमय का भी जन्म हुआ। लोग एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, किसी के पास वस्तु थी किसी के पास कम वस्तु थी, जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक वस्तुएं होती थी वो जिस व्यक्ति के पास कम वस्तुएं होती थी उनकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए लोग आपस में लेन देन कर लेते थे। तो उस समय वस्तु विनिमय का ही जन्म हुआ था। वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। हस्तशिल्प कला का भी जन्म इसी कृषि युग में हुआ, क्योंकि लोग हाथों से मूर्तियाँ या अन्य प्रकार के वस्तु या भेड़ बकरियों के ऊन से वस्त्र बना करके अलग अलग डिजाइन से लोग उसका प्रयोग करते थे। तो कहा जा सकता है कि कृषि युग में ही हस्तशिल्प कला का जन्म हुआ। हाथों से लोग मूर्तियाँ बना करके उसको बेच करके या वस्तु का निर्माण करके उसे बेच करके अपना जीवन यापन करते थे।